1 फरवरी 2026 ये वो दिन है जिस दिन की तरफ देश का हर आमो खास इंसान देख रहा है। देश का हर सेक्टर इस समय 1 फरवरी के इंतजार में है, क्योंकि इस दिन पेश होने वाला है देश का यूनियन बजट। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देश का पूरा लेखा जोखा, अगले 1 साल की पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग इस दिन पेश करने वाली है। और ये दिन कितना खास है ये बताने की शायद जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जो लगातार बजट की तरफ आस लगाए बैठे हैं। उनमें से एक है डिफेंस सेक्टर। डिफेंस सेक्टर को बजट 2026 से क्या उम्मीदें हैं, किस तरीके का एलोकेशन एक्सपेक्ट किया जा रहा है, ये सब कुछ आज समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास एक बेहद खास मेहमान इस समय मौजूद है। हमारे साथ कमांडर नवनीत कौशिक जी यहाँ पर मौजूद हैं। सर, बहुत स्वागत है गुड रिटर्न्स। धन्यवाद। सबसे पहले जी नवनीत, बजट पे चलने से पहले थोड़ा सा जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस को भी समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बहुत कुछ चल रहा है अराउंड द वर्ल्ड। अगर बात की जाए चीन ताइवान के बीच के कॉन्फ्लिक्ट्स की, जो टेंशंस बढ़ रही हैं, उसके अलावा ईरान के न्यूक्लियर और मिलिट्री सेटबैक्स हैं, यूनाइटेड स्टेट्स का अपना इंटरवेंशन है बहुत जगह पर, जिसकी वजह से ग्लोबल जो सिनारियो है वो थोड़ा हिला हुआ है। इंडिया को यहाँ पर किस पॉइंट पर सोचना चाहिए और क्या डिफेंस स्ट्रैटेजी प्लान करनी चाहिए कि इस तरीके की सिचुएशंस में अगर हम एक पॉइंट पे आते हैं तो स्ट्रैटेजी क्या? अगर हम जियोपॉलिटिक्स के हिसाब से आज सोचें तो आपको एक चीज समझ में आ चुकी है कि यहाँ पे कोई परमानेंट अलायंसेस नहीं। तो हर देश को अपने बारे में सोचना होगा, और एक्चुअली ये सही भी है, क्योंकि आपको अपनी फ्रीडम के लिए, अपनी डिसीजन मेकिंग के लिए यू हैव टू हैव योर ओन टेक्नोलॉजी। आपको आत्मनिर्भर भारत जो है वो सिर्फ एक सपना नहीं है, वो एक सच्चाई है कि अगर आप वो नहीं करेंगे तो आपके जितने भी सप्लाई चेन्स हैं, जितनी भी आपकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी है, वो एक्चुअली आपकी नहीं है। और जियोपॉलिटिक्स में जिस हिसाब से चेंजेस हो रहे हैं, अगर आप देखें तो जो क्रिटिकल मिनरल्स की सप्लाई चेन जो चाइना के हाथ में थी, डिफेंस इक्विपमेंट की सप्लाई जो वेस्ट के हाथ में थी, ये सारी चीजें आपकी बहुत ही क्रिटिकल फॉल्ट लाइंस हैं। अगर आप इन सप्लाई चेन को अपने हाथ में नहीं लाएंगे और अपने ऊपर डिपेंडेंट नहीं होंगे तो आपके लिए इकोनॉमिकली और स्ट्रैटेजिकली ग्रो करना बहुत मुश्किल होगा। और अगर आप देखें वर्ल्ड ओवर, जो टेक्नोलॉजी डोमिनेंस है वो आपको इकोनॉमिकल प्रॉस्पेरिटी की तरफ लेके जाती है, और ज्यादातर डीप टेक और जो भी डिसाइसिव टेक्नोलॉजीज हैं वो डिफेंस में से निकल के आई हैं। तो इसलिए डिफेंस टेक्नोलॉजी का बढ़ना और डिफेंस इंपोर्ट का कम होना और एक्सपोर्ट का बढ़ना, ये हमारी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही जरूरी है। जियोपॉलिटिक्स में जिस हिसाब से चेंजेस चल रहे हैं, आपको सप्लाई चेन आपको डाइवर्सिफाई भी करनी पड़ेगी। इसका मतलब है आपको तरह तरह के अलग अलग जगह से आपको अपनी सप्लाईज लेनी पड़ेगी, मार्केट डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा, और उसके अलावा आपको बहुत सारी चीजें खुद बनानी पड़ेगी। सो इट्स अ गेम जहां पे आपको टेक्नोलॉजी कुछ इंपोर्ट करेंगे, कुछ पे आप इम्प्रूव करेंगे। जो आप इंपोर्ट करेंगे उस पे आप काम करके उसको और बेहतर बनाएंगे, तभी आप लॉन्ग रन में जिस हिसाब से आप एज ए इकोनॉमिक ग्रो करना चाहते हैं तभी आप ग्रो कर पाएंगे। ठीक है, ये पूरा जवाब जो हमें समझ में आया आपकी तरफ से, वो कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन अब बढ़ा रहा है आने वाले बजट से। आइडियली पहले तो मैं ये समझना चाहूंगी कि आइडियली डिफेंस स्पेंडिंग इस सिनेरियो को देखते हुए या आने वाले फ्यूचर दिनों को देखते हुए कितनी होनी चाहिए आइडियली डिफेंस स्पेंडिंग। और अगर हम बजट की बात करें तो पिछले बजट का एलोकेशन, एक बार मैं एक आंकड़ा आपके सामने रख दूं, 6.81 लाख करोड़ पिछले बजट यानी बजट 2025 में डिफेंस को ये एलोकेशन दिया गया। क्या ये सफिशिएंट एलोकेशन है, या इस साल डिफेंस के लिए कितने एलोकेशन की उम्मीद? डिफेंस का एलोकेशन गोइंग बाय द जियोपॉलिटिक्स व्हाट इज हैपनिंग, वो बढ़ना चाहिए, क्योंकि आपकी रिक्वायरमेंट एक क्रिटिकल है, वक्त आपके पास कम है, और आपको बहुत सारी चीजें एक साथ आपके पास जियोपॉलिटिक्स में प्रेशर आया हुआ है, तो आपको अपनी डिफेंस स्ट्रैटेजी आपको खुद बनानी पड़ेगी, और जिसके लिए मॉडर्नाइजेशन के लिए आपको पैसों की जरूरत पड़ेगी। लेकिन हम डिफेंस को एक आइसोलेशन में नहीं देख सकते, बिकॉज डिफेंस टुडे इज ऑल्सो अबाउट अ लॉट ऑफ कटिंग एज टेक्नोलॉजी, और वो टेक्नोलॉजी आपको खुद बनानी पड़ेगी। और उसको बनाने में आप एक चीज का अगर रियलाइजेशन करें कि जब हम कोई भी टेक्नोलॉजी बाहर से लेके आते हैं
तो हमें 10 से 100 गुना ज़्यादा प्राइस पे मिलती है। और वही चीज़ अगर हम भारत में खुद बनाते हैं तो हमारे पास वो टेक्नोलॉजी की प्रभुत्वता भी होती है और उसके अलावा हमारा जो कॉस्ट है वो भी काफ़ी कम पड़ता है। तो हम उतने ही पैसे में बहुत ज़्यादा प्रभावी हो सकते हैं अगर हम टेक्नोलॉजी खुद बनाएं। बट हर टेक्नोलॉजी में हम उस जगह पे नहीं है जहां हम होना चाहते हैं, तो कुछ चीज़ें हमें इंपोर्ट करनी पड़ेंगी और उस इंपोर्ट को हम जितना रेस्ट्रिक्ट कर सकें वो अच्छा होगा। तो इस मेरे हिसाब से ये स्टेप वाइज प्रोसेस है। एक ही दिन में अगर आप बजट बढ़ा भी देंगे तो भी बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ पैसे से सब कुछ नहीं होता, आपको धीरे धीरे कैपेबिलिटी भी बनानी पड़ेगी। और उसके लिए मेरे हिसाब से जो RDI फंड वगैरह जो आ रहे हैं DST की तरफ से, जो टेक्नोलॉजी की तरफ सरकार का फोकस है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। राइटली सेड सर। अभी जरूरी है, बोले सर। तो जरूरी है कि थोड़े से मतलब स्टेप वाइज देयर हैज टू बी अ ग्रोथ इन द डिफेंस सेक्टर। राइटली सेड। मैं बोल रही थी आपको कि आपने कहा कि डिफेंस को हम आइसोलेट नहीं कर सकते हैं, बहुत कुछ उसके अंदर देखना पड़ेगा। पूरे डिफेंस सेक्टर की अगर हम बात करते हैं तो फिर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, जैसे R&D आ जाता है इसके अंदर, AIs आ जाते हैं। अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो मेजर पार्ट हो चुका है डिफेंस सेक्टर का। ड्रोन्स एक बहुत मेजर पार्ट है। तो इस तरीके के रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए बेहतर एलोकेशंस की एक्सपेक्टेशंस हैं बजट 2026 से। किस तरीके से कहाँ बढ़ावा मिलना चाहिए? क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर ज्यादा जोर होना चाहिए? ड्रोन्स को मजबूती मिलनी चाहिए? और अगर हम आत्मनिर्भर बनने की बात कर रहे हैं डिफेंस सेक्टर में, तो किस तरीके से आगे प्रोसेस को लेकर जाना चाहिए? निश्चित R&D की तरफ ज्यादा जोर बढ़ना चाहिए, वहां पे आपको कुछ सॉफ्ट्स मिलने चाहिए। लेकिन अगर आप जैसे बोल रहे हैं सिर्फ AI, अकेले AI सब कुछ नहीं कर सकता है, बिकॉज AI के नीचे जो स्टैक है वो भी आपका अपना होना चाहिए, आपकी जो टेक्नोलॉजी जो हार्डवेयर है वो भी आपका अपना होना चाहिए। सो ये सारी चीजें जो वॉर है वो बहुत सारे फ्रंट पे एक साथ लड़नी पड़ेगी। मेरा कहने का मतलब है कि हर टेक्नोलॉजी अलग अलग स्टैक पे चलेगी, वहां पे अलग अलग लोग काम करेंगे और बाद में जाके एक सोल्यूशन AI पे डालेंगे तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन अकेले उससे काम नहीं चलेगा। आप सिर्फ बोलेंगे रोबोटिक्स तो सिर्फ अकेले उससे भी काम नहीं चलेगा। तो बेसिकली आपको R&D में फोकस करना पड़ेगा, लेकिन इस R&D के लिए गवर्नमेंट की तरफ से काफी सब्सिडीज वगैरह की जरूरत पड़ेगी, जिससे प्राइवेट सेक्टर भी अपना पैसा उसमें लगाए। और उसके लिए मेरे हिसाब से गवर्नमेंट ने जो नई स्कीम्स शुरू की है वो काफी अच्छी है और उससे काफी पुश मिलेगा R&D को, और गवर्नमेंट इनमें और भी बढ़ोतरी करेगी। मेरे हिसाब से इस बजट में R&D को और डिफेंस को एक काफी बूस्ट मिलने वाला है। R&D और डिफेंस को अच्छा खासा बूस्ट एक्सपेक्ट किया जा रहा है। हाल ही में एक खबर आई थी राफेल से रिलेटेड, वो खबर थी सर 114 राफेल जेट्स जो हैं उनको लेकर के एक बड़ी डील हुई थी। और ये अगर मैं अमाउंट आपको बताऊं तो 3.25 लाख करोड़ की डील जो है वो प्रपोज्ड है, हुई नहीं है अभी भी, बट इट इज एक्सपेक्टेड टू हैपन सून। और ये कम से कम इंडिया की लार्जेस्ट एवर डिफेंस डील कही जा रही है अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री। अब अगर हम इस तरीके की डील्स के ऊपर नजर डालें तो राफेल का लोकलाइजेशन करने की बात की जा रही है, जो कि एक विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत की तरफ एक बहुत बड़ा कदम माना जा रहा है। उसके अलावा AMCA, सबमरीन्स, S-400 जैसे प्रोजेक्ट्स को देखते हुए क्या 2026 में प्राइवेट सेक्टर और डिफेंस स्टार्टअप्स के लिए PPP और खास इंसेंटिव लाने की जरूरत होगी? क्योंकि PPP मॉडल बहुत सारे इंडस्ट्रीज के लिए बहुत फायदेमंद हुआ है, बट यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करना किस तरीके से बेटरमेंट है डिफेंस सेक्टर के लिए? प्राइवेट सेक्टर के बिना डिफेंस का बढ़ना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर जो काम कर सकता है वो गवर्नमेंट सेक्टर नहीं कर सकती, और जो गवर्नमेंट कर सकती है वो प्राइवेट सेक्टर नहीं कर सकता। दोनों की अपनी अपनी जगह बहुत ही इंपॉर्टेंस है। अब आप राफेल डील की बात करें तो हम एक दिन में ये हमारी इमीडिएट रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेगा, बिकॉज अगर आप अपना एयरक्राफ्ट बनाने में भी आपको वक्त लगेगा। तेजस बना है लेकिन उसको मैच्योर होने में थोड़ा वक्त और लगेगा। जब तक आप 100 तेजस डिलीवर करेंगे एयरफोर्स को, उसमें आपके पास टाइम है, और उसके बीच में आपको अपनी डिफेंस की तैयारी तो आप छोड़ नहीं सकते। वो आपके इमीडिएट थ्रेट्स जो हैं यू स्टिल हैव टू मैनेज इट, राइट? तो वो बहुत जरूरी है। और प्राइवेट पार्टिसिपेशन, जैसे नई कंपनीज आ रही है, नई स्टार्टअप्स आ रहे हैं, ये छोटी छोटी टेक्नोलॉजीज बना रही है जो मिलके एक बहुत बड़ा
difference, they can make a big difference in the ecosystem. Right? So PPP partnerships are very important, and government is going towards them. The tying up of submarine construction, जो PSU shipyards के साथ है या private companies के साथ है, aircraft manufacturing के साथ जो tie up की बातें चल रही हैं, ये बहुत ही important चीजें हैं. लेकिन इसमें एक चीज हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारा ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी जो है वो पूरा हो, और उसके बाद हम सिर्फ ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी से संतुष्ट ना हो, और हमें उसको भी, उसमें भी और उसको बेहतर करने के तरफ हमें उस पर काम करना पड़ेगा. यानी ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के ऊपर अगर ध्यान देते हैं तो हम टेक्नोलॉजी इंपोर्ट कर सकते हैं, बट आगे चलते हुए हमें बाकी इंपोर्ट्स को थोड़ा लिमिट करके अपने देश में थोड़ा ज्यादा चीजों को प्रोडक्शन में लाना होगा. कुल मिलाकर के इस पूरे मामले का लबोलुआब यही है. फिर जब हम अपने देश में चीजें मैन्युफैक्चर करने की बात करते हैं, सर प्रोड्यूस करने की बात करते हैं, तो वहां पर एक और टर्म आता है, वो होता है ग्लोबल कंपटीशन. और बहुत सारे स्टार्टअप्स, बहुत सारे प्राइवेटाइजेशन के बाद बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो डिफेंस सेक्टर में आई हैं आगे और ग्लोबल लेवल पर पार्टिसिपेट करने की कोशिश कर रही हैं. इस तरीके का जब भारत के पास एक्सपोर्ट पोटेंशियल है ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के लिए, क्या डिफेंस स्टार्टअप्स को बेहतर मेंटरशिप, बेहतर इंसेंटिव्स, इन सारी सब्सिडीज की जरूरत है? बिल्कुल है, बिकॉज जो डिफेंस स्टार्टअप्स हैं, लाइक मैंने जैसे पहले कहा कि आपकी जितनी भी टेक्नोलॉजीज हैं, अगर आप वेस्ट में देखेंगे, जितने भी विकसित देश हैं, उनमें जितनी भी टेक्नोलॉजी है जिनके ऊपर आज उनको नाज है और जो उनको एक बहुत ही ज्यादा इकोनॉमिक बेनिफिट दे रही हैं, वो सारी टेक्नोलॉजीज, मोस्ट ऑफ देम हैव कम आउट ऑफ डिफेंस, राइट? तो हमारे यहाँ भी वो एक क्या बोलेंगे, एम्बिशन की जरूरत है. हमारे पास टैलेंट है, टैलेंट की कमी नहीं है, क्योंकि अगर हम बाहर जाके कुछ कर सकते हैं तो हम अपने देश में भी कर सकते हैं. और ऐसा नहीं है, कर सकते हैं, हमारे देश में लोग कर रहे हैं. लाइक आज भी अगर आप स्टार्टअप इकोसिस्टम में देखें तो बहुत सारे बच्चे हैं जो बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी बना रहे हैं. लेकिन यस, उनको मेंटरशिप की जरूरत है, उनको सही गाइडेंस की जरूरत है. क्योंकि हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि एक जो साइंटिस्ट है या जो एक बच्चा है, एक प्रोफेशनल है, उसको एक बंदे को सब कुछ आना चाहिए. ऐसा होता नहीं. वो टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी बना सकता है, लेकिन मार्केट पे जाने के लिए, उसको हार्डन करने के लिए, बेचने के लिए आपको बहुत तरह की स्किल सेट की जरूरत होती है. वहां पे हम उनकी मदद करते हैं, और वहां पे ऐसे मेंटर्स की बहुत ज्यादा जरूरत है, एंड वो मेंटर भी अवेलेबल है इंडिया में. इट इज जस्ट अबाउट, जैसे हम कहते हैं, कनेक्टिंग द डॉट्स. आपको सही टीम सही जगह पे मिलनी चाहिए. तो टैलेंट की कमी हमारे यहाँ नहीं है, हमें थोड़ा सा बस सपोर्ट की जरूरत है. जी. और जामवंत वेंचर्स जैसे बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इस तरीके के स्टार्टअप्स को सपोर्ट कर भी रहे हैं, हम ये भी मानते हैं. अगर देखा जाए तो अभी अगर मैं नंबर्स आपके सामने प्रेजेंट करूं तो 1000 से ज्यादा डिफेंस स्टार्टअप्स इस समय इंडिया में कोशिश कर रहे हैं आगे बढ़ने की. अगर आने वाले सालों को देखा जाए, 5 से 10 सालों में ग्लोबल डिफेंस के हब के रूप में इंडिया उभर सकता है क्या? एक्सपेक्टेशंस है, और किस बेसिस पे ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम लोग? कितना ज्यादा स्पेंडिंग की एक्सपेक्टेशन है? कुछ एक अमाउंट की, अगर हम इतना स्पेंड करते हैं तो एक ग्लोबल हब के रूप में उभर सकते हैं, और क्या कुछ करना चाहिए? अमाउंट के बारे में मैं स्पेसिफिक अभी नहीं हो पाऊंगा, लेकिन ये इनएविटेबल है, ये होना है कि इंडिया विल इमर्ज एज अ ग्लोबल हब फॉर इनोवेशन. बिकॉज हमारे पास जितने यंगस्टर्स हैं, टैलेंटेड मैन पावर है, डेमोग्राफी इज इन आवर फेवर, और हमारे पास अच्छा टैलेंट है. हमारे पास इतने सारे लोग हैं कि आप किसी 1000 में से किसी भी 100 स्टार्टअप को आप अच्छे से उठा के मेंटर करके गाइड करेंगे तो वो अच्छा करेंगे. और हमारे पास कटिंग एज टेक है. आपको बहुत सरप्राइजिंग बात यह है कि हमारे पास से टेक बनती है और वो बाहर चली जाती है, और आधे लोग अब उस कंपनी को एक्वायर भी कर लेते हैं. नाउ इज द टाइम दैट अब हमें अपनी टेक को इंडिया में रख के उनको मौका देना है. हमें अपनी पॉलिसी और उन फेवर करना पड़ेगा अपनी कंपनियों को, वाइल दे हैव टू बी कॉम्पिटिटिव, और उनको दुनिया में सबसे अच्छी टेक्नोलॉजी खुद बनानी पड़ेगी, और वही हमारे आर्म फोर्सेस के पास भी जानी चाहिए, क्योंकि वो उससे कम डिजर्व ही नहीं करते. हमारे आर्म फोर्सेस के पास सबसे अच्छी टेक्नोलॉजी क्यों ना हो, और अगर वो टेक्नोलॉजी इंडिया में बनी हो तो उससे बेहतर कोई नहीं है, क्योंकि दुनिया में कोई भी आपको कटिंग एज टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में नहीं देगा.
सो जी। इंडिया के पास इनोवेशन हब होना इज इनएविटेबल, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। इट्स जस्ट कितना वक्त लगेगा। मेरे हिसाब से अगले 5-10 साल में आप एक मेजर शिफ्ट देखेंगे जियोपॉलिटिक्स में और मार्केट में भी, क्योंकि इंडिया इज गोइंग टू कम एंड इमर्ज एज अ मेजर पावर इन दिस सेक्टर। जी, लास्ट क्वेश्चन मेरा सर बहुत सारे उन युवा एंटरप्रेन्योर्स के लिए है जो डिफेंस सेक्टर में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, और साथ ही साथ जब हम ग्लोबल स्टैंडर्ड्स की बात कर रहे हैं तो आज पूरी दुनिया कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में इंडिया के डिफेंस सेक्टर को एक बड़ा मार्केट, एक बड़ा इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म की तरीके से देख रही है। यानी हमारे पास अगर इन्वेस्टर्स की बात करें तो शायद पूरे ग्लोब के अराउंड हमारे पास इन्वेस्टर्स हैं डिफेंस सेक्टर के लिए। बड़ी डील साइन हो रही हैं, बहुत एमओयू साइन हो रहे हैं। चलते चलते कुछ ऐसी टिप्स उन युवा एंटरप्रेन्योर्स के लिए, उन यंग पीपल के लिए जो इस तरीके की डील से फायदा उठा सकते हैं, इंडस्ट्री में अपना नाम कर सकते हैं, और उन इन्वेस्टर्स के लिए भी जो भारत आ रहे हैं। सिर्फ मेरा मानना ये है कि अगर आप डिफेंस में आना चाहते हैं तो आप कम से कम उस सेक्टर को समझें, उनकी रिक्वायरमेंट को समझें। आप कुछ वेटरन्स या कुछ उन लोगों से बात करें जो उस सेक्टर में काम कर चुके हैं, क्योंकि उनसे आपको बहुत अच्छी इनपुट मिलेगी कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। कभी कभी क्या होता है, आपके पास सोल्यूशन है और वो प्रॉब्लम भी डिफेंस के पास है, लेकिन वो थोड़ा सा मिसमैच है जिसको अगर आप किसी के साथ मिलके, किसी मेंटर के साथ मिलके बात करके समझ सके तो आप एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम डिफेंस फोर्सेस के लिए सॉल्व कर रहे हैं। तो आपका ये कॉन्वर्जेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरा टिप यही होगा कि अगर आप डिफेंस में काम करना चाहते हैं तो आप कुछ लोगों के साथ कम से कम बातें करें, समझें, और तब जाके उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट में डीप डाइव करें। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, आपके पास सोल्यूशन है लेकिन आपको ये समझ में नहीं आ रहा है वो डिफेंस में फिट कहाँ होगा, और वहां प्रॉब्लम है, आग लगी है, पानी चाहिए, लेकिन ये नहीं पता पानी कहाँ है। जी, तो यानी कि डिफेंस सेक्टर में आने के लिए सभी युवा एंटरप्रेन्योर्स जो भी कोशिश कर रहे हैं, मुझे लगता है कि ये इंटरव्यू देखने के बाद कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे करनी है वो आइडिया मिल जाएगा उनको। कमांडर, हमारे साथ आज जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और बहुत सारी चीजें, बहुत एक्सपेक्टेशन समझ में आई कि बजट से एक सेक्टर के लिए, डिफेंस जैसे सेक्टर के लिए जो कि देश का सबसे बड़े सेक्टर्स में से एक है, क्या एक्सपेक्टेशन हो सकती है। खुद डिफेंस का एक बंदा अगर जब ये बात करता है, एक शख्स से ही बात करता है, तो बहुत कुछ क्लियर हो जाता है। थैंक यू सो मच।